हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है समतल। तो स्टूडेंट यहाँ पर समतल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर समतल है क्या, इसको समझते हैं पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर समतल को हम प्लेन बोलते हैं। अब प्लेन है क्या? प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, एक प्लेन है। तो सबसे पहले हम समतल का समीकरण जान लेते हैं। समतल का जो समीकरण होता है ये होता है, समतल का व्यापक समीकरण जो होता है ax + by + cz + d बराबर 0 होता है। ये है प्लेन का इक्वेशन। अब प्लेन का इक्वेशन कैसे आता है? प्लेन का इक्वेशन ये कैसे आया? ये क्लास 12 में आपको पहले ही दिन बता दिए थे। क्लास 12 के जो त्रिविमीय ज्यामिति है वेक्टर में, उस वेक्टर को आप उसमें देखेंगे तो ये प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है, उसी से ही आता है। तो ये तो प्लेन का इक्वेशन है। हमको सिर्फ इसका बेसिक इस सिलेबस में भी नहीं दिया है, आपको वेक्टर बताना पड़ेगा, वेक्टर को समझाना पड़ेगा, वेक्टर से फिर इस इक्वेशन को लाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इस देखिए, इस चैप्टर ही है प्लेन समतल, तो इसका इक्वेशन चलेगा। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन को प्रूव करके दिखा देते हैं ये कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी इक्वेशन होंगे उनको भी उन्हीं वेक्टर से ही आता है। फिर भी हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको पूरी डिटेल्स पता हो जाएगा ये कैसे आया, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ एक को दिखाएंगे कैसे आया है। थोड़ा आपको वेक्टर का बेसिक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। जैसे कोई वेक्टर है ऐसे त्रिभुज में, एक एरो इधर चल रहा है A B C, एक एरो इधर, एक एरो इधर। अगर इसको वेक्टर में लिखना है तो देखो वेक्टर में क्या होता है कि जो डायरेक्शन है, जैसे ये AB, इसको हम AB वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें लिखना है, इस वाले लाइन को लिखना है तो BC वेक्टर लिखना है, ठीक है। आप ये लिखोगे CB लिखोगे तो ये गलत है, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है, देखिए डायरेक्शन इधर चल रहा है तो B पहले वाला और C अंत वाला एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, जैसे AB, और इसमें लिखना है तो AC वेक्टर लिखोगे इस तरीके से। अब यहाँ पर इस वेक्टर में अगर ध्यान से देखो तो जो एक ही डायरेक्शन में अगर चलता है तो उसे ऐड किया जाता है और रिवर्स के इक्वल होता है। मतलब एक डायरेक्शन में कौन चल रहा है, देखो ये और ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो मतलब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर किसके इक्वल होगा? विपरीत वाले को। विपरीत यही है, तो किसका, इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? AC वेक्टर। इससे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, मतलब त्रिभुज नियम से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज नियम से ये निकलता है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी ये आप निकाल पाओगे। अब यहाँ पर देखें, जो वेक्टर का मतलब समतल का इक्वेशन है ये कैसे आया, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्लास 12 चल रहा है, ये बेसिक है आपका, और सिलेबस में ये है नहीं, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है। ये आपको ऐसे बता रहे हैं कि ये कैसे आया, क्योंकि ये चैप्टर ही प्लेन है तो ये बार बार इसमें चर्चे में रहेंगे, तो इसको हम बता देते हैं, ठीक है, डिटेल से क्लियर कर देते हैं ये आता है कैसे। अब देखिए जैसे 3D है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब प्लेन को कैसे इसमें ड्रा करेंगे? देखिए प्लेन तो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे तो इस तरीके से तो फील तो नहीं होगा, ये कैसे प्लेन ड्रा है। तो प्लेन मतलब कोई भी प्लेन कैसे भी ड्रा करो, फॉर थोड़ा बहुत इसमें फील होना चाहिए कि प्लेन ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा प्लेन हम इस तरीके से दिखाएंगे, थोड़ा पीछे में इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेन है। अब थोड़ा यहाँ पर डिटेल समझना है, थोड़ा 3D आपको इमेजिन करना है कि ये प्लेन कैसे है। देखिए जैसे मान लेते हैं 3D है, कोई 3D है, ये आपके 3D है। अब इस 3D में फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट पे ऐसे प्लेन रखी हुई है, ऐसे। तो जो प्लेन रखा हुआ है, ये जो प्लेन रखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, और ये मूल बिंदु से इसकी दूरी D है। ये थोड़ा आपको डिटेल से इसमें नहीं समझ में आएगा, हम दूसरे तरीके से प्लेन ले लेते हैं ताकि ये फील हो जाए। इसको एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, हम इस तरीके से प्लेन ले रहे हैं, ठीक है। प्लेन होना, प्लेन कोई भी प्लेन हो, बस ये प्लेन है, ठीक है। मतलब एक क्या है, एक दफ्ती टाइप। अब यहाँ पर जो मूल बिंदु से इसकी दूरी मतलब लंब है, ये मूल बिंदु से दूरी है, ये मूल बिंदु से लंब है, ये लंब है क्या, n, इसको n मान लेते हैं। और ये दूरी है जो d है, ठीक है, दूरी क्या है, d है। अब इस प्लेन का हमको इक्वेशन चाहिए,
तो इस प्लेन का इक्वेशन हमको निकालने के लिए कहीं पर पॉइंट हमको क्या मानना पड़ेगा, P। जो P पॉइंट है इसको मानेंगे x, y और z। देखिए इक्वेशन निकालने के लिए हमको x, y, z जरूरी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम इक्वेशन निकालेंगे। x, y, z ये पॉइंट मान लिए कहीं पर पॉइंट, ठीक है, इस प्लेन पर पॉइंट है। और ये जो दूरी है ये मूल बिंदु से लंब, जैसे मान लेते हैं जैसे आपके दीवार में जो कॉर्नर है, कॉर्नर से अगर बीच में अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है बीच में, ठीक है, तो मूल बिंदु से मतलब वो कॉर्नर से मूल बिंदु से दूरी जो होगा वो क्या है, ये d है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। ये प्लेन के ये बीच में ये लंब है, लंब मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कोई प्लेन है, इस पे एक लाइन, जैसे ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, मतलब ये हम इस छोटे से हम ड्रा कर लेते हैं बोर्ड को, और इस पेन को ऐसे रख देते हैं, ये क्या है, लंब है। तो ऐसे ये जो d है ये क्या है, इस पे लंब है, ठीक है। और अगर पोजीशन वेक्टर अगर आप लोग को क्लियर होंगे तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मूल बिंदु से वेक्टर लिया जाता है। तो अगर इस P पॉइंट को मूल बिंदु से वेक्टर लेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो इस तरीके से एरो लगाएंगे। और n वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर लेंगे तो ये इस तरीके से एरो लगाएंगे। और जो प्लेन पे Pn है इसको हम एक रिवर्स लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो ये n पॉइंट जो है ये मूल बिंदु से वेक्टर है, ठीक है, और P भी मूल बिंदु से वेक्टर है। तो हम यहाँ पर जो देखिए ये दोनों मूल बिंदु से वेक्टर बन गए, और जो ये Pn है इसको हम एक एरो लगा देते हैं, चाहे इधर का आप एरो लगाओ चाहे उधर से लगा लो, एक रिवर्स में लगाना है, ठीक है। ये इस तरीके से लगा लेते हैं, तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, Pn। या तो ऐसे भी लगा सकते हो, चाहे इस तरीके से भी लगा सकते हो, चलो इसे भी लगा देते हैं, तो Np वेक्टर इसको लिख सकते हो। अब देखिए इसमें ट्रायंगल जो अभी बताए थे वही लगेगा, देखो क्या लगेगा, ये क्या है, O पॉइंट है। अब इसमें ट्रायंगल त्रिभुज नियम से अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, चेक कर लो। देखिए एक ही डायरेक्शन में कौन सा है, ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर बराबर किसके है, रिवर्स OP वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। ये इससे ये जो ट्रायंगल बन रहा है इससे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखो ON जो है, ON पॉइंट, ON ये है, ON क्या है, D, ON जो है ये D क्या है, दूरी है, ये वेक्टर में नहीं है, मतलब दूरी क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड के लिए है, डायरेक्शन नहीं है। तो हम अगर n कैप से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। मतलब ये क्या है, n वेक्टर क्या है, n कैप क्या है, ये अभिलंब मात्रक सदिश होता है, जो जिस मतलब कोई भी अगर लंबाई है जैसे 5 है, अब कोई भी यूनिट वेक्टर से, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये कहीं जैसे मात्रक सदिश होता है, अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वो एक डायरेक्शन में बदल जाता है। ये आपको बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको ये समझाना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब वेक्टर में मतलब D में क्या है, एक दूरी है, तो इसको हम वेक्टर में चेंज करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ON की वैल्यू कितना दिया है, DN कैप प्लस NP वेक्टर हमको नहीं पता, यहाँ पर NP ही निकालेंगे, NP वेक्टर। और OP क्या है, देखो OP क्या है, इसको हम मान लेते हैं R वेक्टर मान लेते हैं। तो R वेक्टर बराबर क्या आ जाए, देखिए ये पॉइंट दिया है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, YJ कैप प्लस Z IJ के कैप, ठीक है। तो ये R वेक्टर, तो इसको हम R वेक्टर बोल सकते हो। OP क्या है, R वेक्टर माने है ना, तो R वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो NP, ये इधर पक्षांतर कर देंगे, NP बराबर क्या आ जाएगा, NP वेक्टर क्या आ जाएगा, R वेक्टर माइनस DN कैप। अब यहाँ पर समझो NP कितना आ गया, इतना। देखिए एक इसमें वेक्टर अलजेब्रा का एक पॉइंट और लगता है इसमें, अगर वो आप समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल ला से ये आया, और जो D है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, ये n कैप है, ये एक वेक्टर है, मतलब n जो एक वेक्टर भी बोल सकते हो, वेक्टर जैसे AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये होता है n कैप, n वेक्टर, ठीक है। तो इसमें यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, इसमें LMN चलता है। अब यहाँ पर देखो ये कैसे आता है, इसको समझाते हैं पहले। अब देखिए
अगर इस प्लेन पे देखोगे कौन सा लाइन है, इस प्लेन पे कौन सा लाइन है, तो अगर इस चेक करोगे तो ये जो प्लेन है इस पे अगर चेक करोगे तो जो NP है यही अकेले लाइन है, मतलब इसी प्लेन पर ही है। जैसे इस बोर्ड पर अगर चेक करोगे तो ये जो हम मार्कर रखे हैं तो ये इस बोर्ड पर रखी हुई है, वैसे इस प्लेन पर अगर देखा जाएगा तो कौन सा लाइन है, तो NP है, सिर्फ NP वेक्टर के है इस प्लेन पर। और ये क्या है, डीप लंब है, मूल बिंदु से ये प्लेन के लंब है, मतलब ये इस तरीके से लंब, ठीक है। और ये भी मूल बिंदु से एक क्या हो रहा है, ये भी एक वेक्टर है, मूल बिंदु से है, इस प्लेन पे नहीं है, तो प्लेन पे कौन सा वेक्टर है, NP वेक्टर है। और डॉट, और इस प्लेन पर कौन सा लंब वेक्टर है, देखो ON वेक्टर, मतलब डॉट ON वेक्टर बराबर 0 लिख सकते हो। ये कैसे, क्योंकि इन दोनों का डॉट जो होता है क्या होता है, 0। कैसे, क्योंकि देखो ये मान लेते प्लेन है, अब इस प्लेन पे एक वेक्टर है और एक इस पे लंब है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos 90 अंश मान क्या होता है, cos 90 अंश मान क्या होता है, 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, 0। तो ये cos 90 अंश रूल होता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके एंगल में क्या होता है, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 अंश। तो इसमें जो डॉट का सूत्र होता है cos 90 अंश होता है, cos 90 अंश मान क्या आ जाएगा, 0। इन दोनों डॉट में क्या लिख सकते हो, 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें NP कितना दिया है, ये निकाले हैं, R वेक्टर DN कैप, और ON कितना निकला है, ये डॉट है DN कैप 0। इन दोनों गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो डॉट DN कैप माइनस D स्क्वायर N कैप और N कैप, इस तरीके से आएगा। देखिए N कैप और डॉट N कैप जो होता है 1 आता है, ये दोनों क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, R डॉट DN कैप माइनस D स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, एक D कैंसिल हो जाएगा या D कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा DN कैप और यहाँ पर D बचेगा, D कॉमन लेके इधर बटे कर देंगे, यही बचेगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही क्या होता है, इसका समीकरण होता है। तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो R, तो यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम इसी तरीके से हम इसको ऐसे, ये N कैप है, इसको वेक्टर को भी देखिए, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, N कैप में बना, इसी का हम चाहे वेक्टर में भी ले सकते हैं, डॉट मतलब 2 इक्वेशन बने, एक वेक्टर में ले सकते हैं इसी का, माइनस D 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको ये इक्वेशन लाना है, ये इक्वेशन कैसे आएगा, देखो जो R का वैल्यू है क्या है, X Y और Z, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो R का वैल्यू क्या है, X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप, डॉट N वेक्टर यहाँ पर निकाले हैं। देखो N वेक्टर ये दिया है, ये N वेक्टर नॉर्मल वेक्टर इसका है, तो कितना है, AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है, और क्या है माइनस D बराबर 0, ठीक है। इन दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, I साथ में क्या होता है वो नहीं लिखा जाता है, मतलब इसका गुणांक अकेले गुणा होता है। तो AX BY प्लस CZ माइनस D बराबर 0, तो बोल सकते हो AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D। तो ये क्या है, चेक करो, यही तो है। तो ये क्या है, ये एक प्लेन का ही समीकरण। देखो इस तरीके से वेक्टर में, देखिए वेक्टर आपको पहले नंबर तक क्लियर होना चाहिए, तब आपको ये आपको समझ में आएगा ये कैसे आया डिटेल से। तो आपको ये सब नहीं जानना है, ये आपको संतुष्टि के लिए आपको बता दिए कैसे आता है, ठीक है। आपको इसको पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल्स क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आया कैसे आया। आपको यहाँ पर कुछ नहीं जानना, सिर्फ ये आपको ये समतल का व्यापक समीकरण आपको क्लियर होना चाहिए बस, कि जो समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। ये समतल का समीकरण होता है। ABC जो होता है दिक् अनुपात होता है, ठीक है, दिक् अनुपात, और D क्या होता है, दूरी होता है। और इसमें जो दूरी निकलता है वो D मूल बिंदु से दूरी निकलता है, ठीक है, ये मूल बिंदु से दूरी होता है इस समीकरण का।
अब इसमें जो है दूरी मूल बिंदु से दूरी नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमसे ये आपको नहीं जानना है, सिर्फ ये डिटेल्स इसलिए है, ये इससे आया। आप यहाँ पर किताब खोल के देख सकते हो क्लास 12 के, ये वेक्टर त्रिभुज मतलब समतल प्लेन में आप जा सकते हो, इस समीकरण को देख सकते हो, ऐसे ही है, ठीक है। इसी समीकरण को दो तरीके से समीकरण है, एक एन कैप में ये क्या होता है, ये मूल बिंदु से दूरी के लिए दिखाता है, ये मूल बिंदु के लिए नहीं होता है, ये एन वेक्टर अभिलंब मात्रक नहीं होता है, बस ये दोनों समीकरण एक ही, मतलब ये एन कैप ये वेक्टर में, ठीक है। अब इसमें इसका नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। देखिए समतल का व्यापक जो समीकरण होता है आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसी समीकरण से क्या क्या होता है जब किसी पॉइंट पर प्लेन को पास होता है तो क्या आता है, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट में कह रहा है अगर ये पॉइंट है तो समतल इस पॉइंट से गुजारेंगे तो उसका समीकरण क्या है। तो इसमें देखिए वही सेम, देखिए समतल का जो समीकरण होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है, ये होता है समतल का समीकरण, ठीक है। अगर इस समीकरण को किसी पॉइंट से गुजारेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर इस पॉइंट से गुजारेंगे क्या, बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले का समीकरण लिख सकते हो ये आप। तो यहाँ पर देखिए जो x y z है इसको ऐसे सिंपल से याद हो जाएगा, किसी पॉइंट से गुजरेगा तो x y z है, इसमें जो पॉइंट है उन्हीं को घटा देना है बस, मतलब a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 प्लस d बराबर 0, ये होता है किसी पॉइंट से जब गुजारा जाता है तो उसका समीकरण होता है। ये आपको सिंपल से याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको इसको प्रूफ मत सीखो, इसको डायरेक्ट ऐसे ही सीखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। अब इसमें तीन पॉइंट है, जैसे मान लेते आर पॉइंट क्या दिया है, x1 y1 z1, यस पॉइंट मान लेते x2 y2 z2, और आर एस टी ले लेते हैं, टी पॉइंट दिया है x3 y3 और z3, ठीक है। अब इसका समीकरण क्या होगा, तो इसको भी याद रखने के सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें x y z है ना, तो इसमें देखो x11 यहाँ पर इसको हम याद करा देंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो तीनों में क्या है, जैसे x1 माइनस में लिखना है, x1 सब माइनस माइनस लिख लो, इसमें भी माइनस x1 ऐसे लिख दो, इसमें भी x1 सब माइनस में लिख दो, ठीक है, सिंपल से ऐसे लिख दो सभी माइनस में। अब यहाँ पर क्या लिखना है, x2 x3 लिख देना है, और ये y2 y3 लिख देना है, ठीक है, ये माइनस रहेगा। उसके बाद z2 z3 लिख देना है। ये जो समीकरण होता है वो होता है तीन बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण होता है। देखिए याद क्या करना है आपको, सब में x1 x2 होता है, पहला नंबर पीछे ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, x y z होता है, फिर इसके बाद x2 y2 z2, इस तरीके से x3 y3 और z3 होता है। सिंपल से ये समीकरण याद हो जाएगा। देखो सब में वही है, फिर x2 x3 y2 y3 z2 z3, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, इसमें कह रहा है समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, मतलब अंतःखंड रूपी समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x अपान a प्लस y अपान b प्लस c अपान क्या होता है z अपान c बराबर 1, ये होता है अंतःखंड रूपी समीकरण होता है, ठीक है, समतल का। अब यहाँ पर ये आता है कैसे है, देखिए ये 3D में x एक्सिस और y एक्सिस पे ये और z, ये तीनों भाग पे कुछ न कुछ पॉइंट कट रहे हैं, ठीक, ये अंतःखंड रूप कट रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर x अक्ष पे कुछ भाग कटेगा तो इसको हम एक पॉइंट 0,0 ऐसे लिख सकते हैं, इस पे जो पॉइंट होगा, इस पे पॉइंट जो होगा 0,b c मतलब 0 इस तरीके से होगा, और इस पे जो पॉइंट होगा 0,0 ये c होगा, ठीक है। इस तरीके से तीनों भाग में कुछ ना कुछ भाग कटेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है, प्लेन का समीकरण अभी बताए थे, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या 0, इसको भी कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये समतल का समीकरण है,
एक प्लेन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो प्लेन है ये पहले x अक्ष पे कटा हुआ होगा, तो पहले हम x अक्ष पे के लिए निकाल लेते हैं। x अक्ष के लिए अगर x अक्ष पे कटेगा तो ये जो पॉइंट है a, 0, 0, देखिए इसी पॉइंट मतलब x y z पे, तो ये पॉइंट रखेंगे तो x y और z पे रखेंगे। देखो इस पे रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस d बराबर 0। तो इसमें कैपिटल A का मान निकाल लेते हैं, क्या आता है देखो। तो a d को इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस में, तो कैपिटल A का मान क्या आ जाएगा, माइनस d अपान a, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। y अक्ष के लिए क्या है 0, b, 0, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इस पे 0 मतलब इस पे क्या हो जाएगा b और ये दोनों 0, तो 0 प्लस b प्लस ये क्या आ जाएगा d के लिए आएगा, ये 0, d बराबर 0। तो कैपिटल B का मान जो निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा, माइनस d अपान b, स्मॉल b, ठीक है। ऐसे z अक्ष के लिए क्या आएगा, तो इसमें देखो z अक्ष के लिए क्या है 0, 0, c कोई कट रहा है इसमें, तो इसका जो आएगा यहाँ पर देखिए ये 0 और कैपिटल C, स्मॉल c प्लस d बराबर 0, तो ये कैपिटल C का मान क्या आ जाएगा, d अपान c, ठीक है, ये स्मॉल c है। अब देखिए a और b और c का मान इस समीकरण पर रखते हैं, क्या आएगा देखो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो इस पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a का मान रखेंगे तो माइनस d x अपान a प्लस, तो इस पे भी रखेंगे b का मान रखेंगे इस पे, तो ये माइनस हो जाएगा b और क्या है y अपान b, ठीक है, सॉरी ये d है, ये भी d है ना, और माइनस इस पे रखेंगे तो d z अपान c और प्लस क्या है d, चेक कर लो ये क्या है, कैपिटल D बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस d कॉमन है, चेक कर लो माइनस d कॉमन है तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस d कॉमन है तो इसमें x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस d आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c बराबर 1। तो ये होता है अंतःखंड रूप, ठीक है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या क्लास 10 में x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, सेम अंतःखंड रूप इसमें भी चलता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस तरीके से कोई भाग कटता है, इस पर 0, a, 0, इसमें 0, b, इस तरीके से ग्राफ था, ठीक है। जिसमें 2 मतलब 2D में क्या होता है, जिसमें ज्यामिति में था x अक्ष y अक्ष के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है 3D में इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें।